दोस्तों, पिछले 2 साल में जो गोल्ड के रेट्स हैं वो स्काई हाई हुए हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो। पर आपको पता है एसबी इंडियंस, अगर मोदी जी ने बोला है कि किसी चीज़ को नहीं परचेस करना है तो हम तो गोल्ड ज्वेलरीज खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप गोल्ड परचेस करते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स के हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी, और अगर कोई ज्वेलरी आपके यहाँ पे मिलती है तो उसके हिसाब से क्या लिमिट्स है, कितनी ज्वेलरी आप रख सकते हो, और इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। और ये वीडियो सबसे अलग इसलिए भी होगा क्योंकि हम इसमें कुछ कोर्ट्स के ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी के फेवर में भी गए हैं, जिसमें कि एक लिमिट्स है, प्रिस्क्राइब जो लिमिट्स है उनके ऊपर अगर ज्वेलरी मिली है तो कोर्ट्स ने उनको बोला है कि हाँ ठीक है, आप इतनी ज्वेलरी रख सकते हो। तो वीडियो बहुत डिटेल्ड होगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आप गोल्ड परचेस करने जाते हो तो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से क्या इम्प्लीकेशंस है। तो देखो, जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसके जो रूल्स हैं उनमें रूल 237 आता है। अब वो रूल 237 क्या बोलता है कि कोई भी दुकानदार, मतलब जो आपका ज्वेलर है, अगर वो सेल करता है और उसके अगेंस्ट में अगर कोई कैश पेमेंट लेता है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहा है। अब जैसे आपका जो ज्वेलर है, फॉर एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम कि एक आनंद ज्वेलर है, तो अब अगर वो आपको सेल कर रहा है, मतलब ज्वेलरी सेल कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में वो आपसे कैश पेमेंट लेता है और उसका अमाउंट अगर 2 लाख से ज़्यादा जाता है, ठीक है। आप जैसे कभी भी कोई भी ज्वेलरी शॉप पे गए होंगे तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, नोटिस करी होगी कि जब भी बिल बनता है और अगर आप कैश लेकर के जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि सर 2 लाख से 2 लाख तक का पेमेंट हम कैश में एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा आपको जो भी पेमेंट है वो आपको खाते में ही करना पड़ेगा, मतलब कि या तो चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आपने हर जगह सुना होगा। तो ये उसी का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा वो लोग बोलते क्यों हैं। उसका रीजन यही है कि ये रूल 237 उसके आड़े आ जाता है। अब जैसे एक ज्वेलरी के रेट देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि 1,70,000 रुपये तोला, मतलब कि उतनी ज्वेलरी आपका रेट हो गया। अब जैसे मान लो कोई के यहाँ शादी है, अब उसको अगर 30 तोला रकम देनी है तो वो कुछ 40-45 लाख रुपए की हो जाती है। अब किसी के यहाँ पे कैश रखा हुआ है तो वो 40 लाख रुपए का कैश लेकर के ज्वेलर के पास में चले गया और उसने बोला कि भाई साहब आप जाओ, आप ये हम कैश एक्सेप्ट करो और हमको ज्वेलरी बना करके दे दो। वो बोलेगा कि नहीं सर, आप तो हमको पेमेंट करिए और जो पेमेंट होगा आप वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करिए। उन्होंने बोले नहीं, मैं तो कैश में ही पेमेंट करूंगा। तो वो एक दूसरा क्वेश्चन आपसे करता है कि सर एक काम करिए, आप अपना पैन नंबर दे दीजिए। बस अगर आपने आपका वहां पे पैन नंबर दिया तो वो रूल 237 के हिसाब से, क्योंकि उसका ऑडिट होता है सेक्शन 63 के हिसाब से, जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है, जो ज्वेलर है, तो उसको इस रूल के हिसाब से 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट आपने करा है तो आपकी रिपोर्टिंग करनी रहेगी। और जिस दिन वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फिर उसी समय पे एक नोटिस आएगा कि भाई साहब आपने 40 लाख की 45 लाख की ज्वेलरी पर जो परचेस करी है, तो आपने परचेस करी है ज्वेलरी, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप तो हमको बस ये बताओ कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया था, और फिर वहां से इनकम टैक्स की कार्रवाई चालू हो जाती है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये सवाल आएगा कि चलो ठीक है सर, एक काम करते हैं, मेरे पास तो कैश रखा था, 40 लाख रुपए कैश है, पर आपने बोला कि डायरेक्ट मैं ज्वेलर को कैश नहीं दे सकता हूँ। एक काम करता हूँ, उस कैश को मैं डिपॉजिट करवा देता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में, और वहां से कैश को डिपॉजिट करवाने के बाद में उस ज्वेलर को मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम है, ज्वेलर तो रिपोर्ट करेगा नहीं पर बैंक रिपोर्ट कर देगा कि भाई साहब आपने कैश डिपॉजिट करा। ये रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सेम ही रूल के हिसाब से होगी। इसका एक और अलग रूल आता है, तो वो बैंक रिपोर्ट कर देगा और वहां पे बैंक रिपोर्ट करेगा तो फिर वापस से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा कि भाई साहब ये कैश आपने किस चीज का डिपॉजिट करवाया है। तो अगर कैश में आप परचेस कर रहे हो, ज्वेलरी परचेस कर रहे हो, तो आप उसको किसी भी रूट के थ्रू अगर लेकर के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्टिंग होगी, और इसमें खुद का दिमाग लगाओगे तो जरूर से रिपोर्टिंग होगी। तो अगर रिपोर्टिंग ना हो तो उसके लिए आपको सीए के पास में आना ही पड़ेगा। अब दूसरी लिमिट आती है, अभी तक हमने बात करी थी ज्वेलरी परचेस करने की। अब अगर ज्वेलरी आपके पास से मिलती है तो क्या होता है, तो देखो एक सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन नंबर है 1916, जो कि 11 मई 1994 में इन्होंने दिया था। देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी लिमिट डिस्कस नहीं करी गई है कि अगर आपके पास से ज्वेलरी मिलती है तो क्या होगा, बट सीबीडीटी ने ये इंस्ट्रक्शन इशू किया था। अब ये इंस्ट्रक्शन इशू करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जो सेक्शन 132 है, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, उसका 132 सेक्शन जो है वो बात करता है सर्च एंड सीजर की। सर्च एंड सीजर मतलब रेड मतलब वो जो एक अजय देवगन की मूवी आई थी ना रेड वाली, जो फर्स्ट वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ,
जैसे वो रेट डालते हैं और उन्हें वहाँ से जो भी ज्वेलरी वगैरह मिलती है, तो रेट के अंदर जो भी ज्वेलरी वगैरह अगर मिलती है तो 132 के अंदर डिपार्टमेंट के पास में पावर है कि वो उसको सीज कर सकती है। तो अब यहाँ पे सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू करा कि आपको अगर सर्च के दौरान कोई भी ज्वेलरी वगैरह मिल रही है तो उसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट है कि अगर कोई मैरिड लेडी है, अगर उसके पास से 500 ग्राम मतलब 50 तोला तक, लोकल भाषा में बोले तो 50 तोला तक की ज्वेलरी वो लोग रख सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा अगर अनमैरिड लेडी है तो 250 ग्राम मतलब 25 तोला, और अगर मेल मेंबर है तो 100 ग्राम मतलब कि 10 तोला तक की ज्वेलरी वहां पे रख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर की ज्वेलरी रखी हुई है तो क्या वो लोग उठा करके ले जाएंगे? ऐसा नहीं उठा करके ले जाएंगे। सबसे पहले वो पूछेंगे कि क्या जो भी ज्वेलरी आपने परचेस करी है उसके प्रॉपर बिल्स है आपके पास में, उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपने जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, आपकी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनमें सब में बताया है। वहां से मतलब वो सोर्स को पूछेंगे कि जो सोर्स आपने जो परचेस किया उसका सोर्स क्या है। अगर आप वो उसको प्रूफ कर देते हो तो आप रखो ना, जितनी रखनी है। मेरी तरफ से 10 किलो सोना रखो आपके अपने आप पे, प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, ये जो लिमिट है ये लिमिट का की है विदाउट बिल्स की है, मतलब इसमें आपको किसी को बिल देने की जरूरत नहीं है। और अगर इस लिमिट के अंदर अगर ज्वेलरी मिलती है तो उसको जब्त नहीं करा जा सकता है, पर अगर इस लिमिट के ऊपर अगर ज्वेलरी मिलेगी तो फिर उसको जब्त करा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बहुत सारे केसेस हुए हैं इसके बाद में कि इन्होंने लिमिट तो दे दी, अब किसी के यहाँ से अगर लिमिट के ऊपर अगर ज्वेलरी मिली है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त करा। पर उन केसेस को देख करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो कि कोर्ट के फैसले हुए हैं, वो कोर्ट के फैसले है ना एसएससी की साइड जो है एक मतलब एक नरम जो बोलते हैं ना हम कि एक लीनियंट वे उन्होंने अपनाया है। और उन्होंने जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि जैसे कि मैरिड लेडीज़ है जिनको ज्वेलरी मिली है एज अ स्त्री धन ओवर द मैरिड लाइफ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि किसी को चाइल्ड बर्थ, जैसे कि लेडीज़ है उनका चाइल्ड बर्थ हुआ है, उसके बाद में बर्थडे हुआ है, एनिवर्सरी हुई है, तो ये क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको ज्वेलरीज वगैरह मिलती रहती है। तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ज्वेलरीज इतनी मिलती है तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया था अशोक चड्डा के केस में, जहाँ पे कि एक लेडी है उन्होंने कलेक्ट करी थी ज्वेलरी जो कि 25 से 30 साल कि जो उनकी मैरिड लाइफ थी वहां तक उनको उतना ज्वेलरी मिला था। इसके अलावा इन्होंने यह भी बात बोली कि कस्टम्स एंड हैबिट्स आर सेंट्रल टू जस्टिफाइंग पोजीशन बियॉन्ड द सीबीडीटी लिमिट्स। तो जैसे कि एक केस है, जैसे कि अशोक चड्डा वाला जो केस है, अब इस केस में क्या हुआ था कि वहां से उनको 906.6 ग्राम की ज्वेलरी डिपार्टमेंट ने जब्त करी थी। तो जो ऑनरेबल, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये ज्वेलरी छूटी थी तो पहले ही बता देता हूँ कि हाँ ये ज्वेलरी छोड़ दी थी गई थी, पर ये छूटी कहाँ है, ये छूटी है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। मतलब कि पहले अपील में केस गया होगा, उसके बाद में आईटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में केस गया होगा, वहां भी नहीं छूटी होगी। तो छूटी कहाँ पे, हाई कोर्ट में छूटी है। तो हुआ क्या था कि वहां पे हाई कोर्ट ने 906.60 ग्राम जो ज्वेलरी है उसको एक्सेप्ट करा विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भैया अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो हम इतनी ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वुमेन है वो मैरिड थी 25 से 30 साल में और उनको रिसीव हुआ था गिफ्ट एज स्त्री धन इन नॉर्मल कस्टम, जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं उसके हिसाब से। तो इसकी जगह उन्होंने इसको एक नॉर्मल माना था। तो यहाँ पे अगर लिमिट के ऊपर आपके यहाँ पे मिलता है तो आपको फिर कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा, और छूटेगा कहाँ पे, हाई कोर्ट तक आपको जाना पड़ेगा, आईटी में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये फिर जो भी आपकी ज्वेलरी है वो उसको छोड़ा जाएगा। अब जो मैंने वो इंस्ट्रक्शन 1916 की बात करी थी ना, वो किस में डील करता है, गोल्ड ज्वेलरी में डील करता है, ऑर्नामेंट्स में डील करता है। अब जो बेनिफिट है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं, अगर आपके यहाँ पे गोल्ड बार या बुलियन मिलता है या कॉइन्स मिलते हैं, मतलब कि अगर सोने की ईंटें मिल रही है तो वो लिमिट फिर आप ये नहीं बता सकते हो कि 500 ग्राम की जो एक सोने की ईंट है वो इनकी है, लेडी की है, और बाकी अनमेरिड लेडी की 250 ग्राम की है और मेंस की 100 ग्राम की है, तो वो फिर आप वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद में बात आती है इनहेरिटेंस एंड एंसेस्ट्रल क्लेम्स, मतलब कि जैसे कि किसी के यहाँ पे किसी का देहांत हो जाता है तो वो अपनी जो ज्वेलरी है वो आगे उनकी जो जनरेशन है उनको कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हुई है एविडेंस ऑफ विल की। तो क्लेम अगर विल होनी चाहिए, विल में आपका लिखा होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे उसको माना जाएगा कि हाँ ये कैरी फॉरवर्ड हुई है। और उसमें जो आपके नॉर्मल जो कि बिल क्या है, कब खरीदी थी, क्योंकि बहुत पुरानी ज्वेलरी होगी तो वो यहाँ पे नहीं भी हो पर एविडेंस ऑफ विल में आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में एक ट्रेडिशनल
कंटिन्यूटी की भी बात करी गई है यहाँ पे कि अगर ज्वेलरी ऑफ डिसीज मेंबर, मतलब कोई मेंबर अगर चले गया है, केप्ट सेफ विथ लीगल हेयर्स, तो उनके लीगल हेयर्स के पास में वो ज्वेलरी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन इज कंसिडर्ड एक्सप्लेन, तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन माना जाएगा। तो दोस्तों एंड में मैं इतना ही बोलूँगा कि लिमिट जो है वो ये लिमिट है, इसके ऊपर जो भी काम होगा तो वो फिर लड़ाई झगड़े से ही होगा। लड़ाई झगड़ा मतलब कि एक्चुअल लड़ाई झगड़े नहीं, जो कागजी लड़ाई झगड़े हैं उनके बाद ही होगा कि केसेस होंगे, आप अपील में जाओगे, फिर उसके बाद में आईटीएटी में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे। अगर इन पर्टिकुलर लिमिट्स के ऊपर में आपके यहाँ से अगर ज्वेलरी मिल रही है और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपके पास में नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से आपको जो भी ज्वेलरीज वगैरह है वो इन लिमिट के अंदर ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों फॉर लीगल कंसल्टेंसी आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते हो बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।